गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं भवानी शंकर पारिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जीनों की पारस्परिक क्रिया अर्थात जीन इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने देखा कि मेंडलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत हमने देखा कि मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया था उन लक्षणों का नियंत्रण किसी एक जीन के द्वारा हो रहा था और वहाँ समस्त जो विपर्यासी जो लक्षण थे उनके मध्य प्रभाविता का सिद्धांत लागू हो रहा था। अर्थात एक जीन के पॉपुलेशन में दो एलील्स मौजूद थे और कोई एक एलील किसी दूसरे एलील पर प्रभावी था। लेकिन बाद में अनेक ऐसे लक्षण देखे गए जिनका नियंत्रण किसी एक जीन के द्वारा न होकर एक से अधिक जीनों की आपसी अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो ऐसे लक्षणों का जो प्रदर्शन किस प्रकार से होता है, उनका एक्सप्रेशन किस प्रकार से होता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उन जो जीन्स जो उस लक्षण निर्माण में भाग ले रहे हैं उनके आपसी अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार के लक्षण का जो नियंत्रण होता है या इस प्रकार के लक्षणों का जो एक्सप्रेशन होता है उसको जीन इंटरेक्शन या जीनी अंतःक्रिया कहा जाता है। मोटे तौर पे हम जीनी अंतःक्रिया को दो भागों में बांट देते हैं। जब किसी लक्षण के नियंत्रण में जो जीन भाग ले रहे हैं वो अगर एलील्स हैं, किसी एक ही जीन के दो एलील हैं, उनके मध्य की आपसी अंतःक्रिया को हम एलेलिक इंटरेक्शन कह देते हैं, जिसको हम प्रभाविता, क्षय प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता के द्वारा हमने उसको समझा था। लेकिन यहाँ पर हम जिस जीन अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं वह वास्तव में नॉन एलेलिक जीन के मध्य जीन के बीच की अंतःक्रिया की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात जब ऐसे कोई दो या दो से अधिक जीन जो अलग अलग विस्थल या लोकस पर उपस्थित हों और वो किसी एक ही लक्षण निर्माण में भाग लेते हों तो उन जीन्स के मध्य की जो अंतःक्रिया है वो नॉन एलेलिक इंटरेक्शन या जनरली हम जिसको जीन इंटरेक्शन कह देते हैं वो कहा जाता है। तो इस व्याख्यान में मैं इसी जीन इंटरेक्शन के बारे में मैं बात करूँगा। जब सर्वप्रथम जो जीन इंटरेक्शन है इसको बेटसन और पुन्नेट ने 1906 में खोजा था। वो मीठी मटर लेथायरस सेटाइवस पर प्रयोग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सबसे पहले जीन इंटरेक्शन को रिपोर्ट किया था। उन्होंने देखा था कि कुछ जो लक्षण ऐसे होते हैं वो मेंडेलियन जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते और उनका जो F2PD में लक्षण प्ररूप अनुपात जो द्विसंकर संकरण के दौरान अगर हम देखते हैं तो वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है, उससे वो भिन्न प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जब लक्षणों का विश्लेषण किया गया तो ये देखा गया कि उसके लक्षणों के प्रदर्शन के दौरान वास्तव में एक से अधिक जीन और सामान्यतः दो जीन भाग लेते हैं और उनके मध्य की अंतःक्रिया से निर्धारित होता है कि उनका लक्षण प्ररूप अनुपात किस प्रकार का होगा। तो ये जीन इंटरेक्शन कई प्रकार से होता है और जीन इंटरेक्शन में जीन्स के मध्य किस प्रकार की अंतःक्रिया होगी वो उस लक्षण को निर्माण करने के दौरान वो एक से अधिक जो जीन भाग ले रहे हैं वो कहाँ अपना और किस प्रकार से योगदान देते हैं उसके आधार पे फिर उस लक्षण का लक्षण प्ररूप विभिन्न प्रकार के जो जीन प्ररूप हैं उनके द्वारा निर्धारित होता है, उनके द्वारा तय होता है। इसमें से हम अब जो वन बाय वन इनकी हम चर्चा करेंगे। आज मैं यहाँ पर प्रबलता के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम जीन इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, प्रबलता या एपिस्टेसिस। वास्तव में क्या होता है कि कई बार किसी एक लक्षण की निर्धारण करने के लिए एक से अधिक जीन भाग लेते हैं और ये जीन किसी एक एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो परिवर्तन के दौरान मान लीजिए कि किसी पादप में किसी पुष्प के रंग का निर्धारण होना है और उस पुष्प के रंग निर्धारण में एक से अधिक जीन भाग ले रहे हैं और उन जीनों के आपसी अंतःक्रिया के द्वारा उस पुष्प के रंग का निर्धारण होता है। अब ये एक से अधिक जीन अलग अलग एंजाइम्स का निर्माण करते हैं और वो एंजाइम परिवर्तन के दौरान उस सबस्ट्रेट पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन सा एंजाइम पहले कार्य करता है, कौन सा एंजाइम बाद में कार्य करता है, या फिर उन दोनों का सबस्ट्रेट कोई एक है या फिर उनका किसी एक एंजाइम की क्रिया के बाद में कोई दूसरा मध्यवर्ती सबस्ट्रेट या क्रियाधार बनता है और उस पर कोई दूसरा एंजाइम क्रिया करता है और फिर एक तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो किस प्रकार कार्य करते हैं इसके आधार पे फिर जो अल्टीमेट जो लक्षण है वो प्रदर्शित होता है, तो इससे ये तय होता है। तो सबसे पहले हम जो जीन इंटरेक्शन का जो पहला जो प्रकार है वो हम प्रबलता या एपिस्टेसिस के बारे में बात करते हैं। प्रबलता क्या है कि मान लीजिए कि किसी एक लक्षण के निर्धारण में दो जीन भाग ले रहे हैं और वो गुणसूत्रों पे अलग अलग लोकस या विस्थल पर स्थित हैं। इसमें से किसी कोई एक जीन जो है
उसकी उपस्थिति में दूसरा जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, अर्थात किसी एक जीन ए की उपस्थिति में कोई दूसरा जीन बी है वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति प्रबलता या एपिस्टेसिस कहलाती है। यहाँ पर जिस जीन की उपस्थिति में दूसरा जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता वह जीन प्रबल या एपिस्टेटिक जीन कहलाता है, जबकि दूसरा जीन जिसका लक्षण छुप जाता है या वो प्रदर्शित नहीं होता वो हाइपोस्टेटिक या अबल जीन कहलाता है। अब प्रबलता कई प्रकार से हो सकती है। प्रबलता में हो सकता है कि जो जीन ए है उसका डोमिनेंट एलील प्रबल हो या फिर उसका रेसेसिव एलील प्रबल हो, तो इस प्रकार की जो प्रबलता है वो डोमिनेंट एपिस्टेटिक हो सकती है या फिर उसको रेसेसिव एपिस्टेटिक कहा जाता है। इसके और भी कई टाइप होते हैं जिनको हम बारी बारी चर्चा करेंगे। वर्तमान में जितने भी प्रकार के जीन इंटरेक्शन हैं और जिनमें कोई एक जीन की उपस्थिति में कोई दूसरा जीन अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता, ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति को प्रबलता ही कहा जाता है। और उसके फिर डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो बनाए गए हैं, उसके हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रबलता वास्तव में क्या है कि किसी एक जीन ए की उपस्थिति में दूसरे लोकस पर स्थित कोई जीन बी अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता या उसका लक्षण प्रकट नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति प्रबलता या एपिस्टेसिस कहलाती है। प्रबलता और प्रभाविता भिन्न भिन्न है। इन दोनों में क्या अंतर है? प्रभाविता को हमने देखा था डोमिनेंसी। प्रभाविता वास्तव में एक एलेलिक इंटरेक्शन है। यह किसी एक ही जीन के दो एलील्स के मध्य मौजूद होती है। हम जानते हैं कि एक समष्टि में किसी एक ही जीन के दो या दो से अधिक एलील हो सकते हैं। हालांकि मेंडल ने जिन लक्षणों का अध्ययन किया था उनके दो ही एलील मौजूद थे, लेकिन उसके बाद के प्रयोगों में हमने देखा कि मल्टीपल एलेलिज्म या बहुयुग्म विकल्पिता की स्थिति भी समष्टियों में पाई जाती है। तो प्रभाविता दो एलील्स के मध्य का इंटरेक्शन है, जबकि प्रबलता ये एक दो नॉन एलेलिक जीन्स के मध्य का इंटरेक्शन है। प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी उसी जीन के किसी दूसरे युग्म विकल्पी का संदमन करता है, जबकि प्रबलता में कोई एक युग्म विकल्पी किसी दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन का संदमन करता है। इसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं, जबकि प्रबलता में दो जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेंगे। प्रभाविता में एक ही जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, उनके मध्य का इंटरेक्शन होता है, जबकि प्रबलता में सामान्यतः हम दो जीनों की चर्चा करते हैं और दो जीन्स के प्रत्येक के दो युग्म विकल्पी अर्थात यानी दो जोड़ी युग्म विकल्पी इसमें भाग लेते हैं। प्रभाविता में किसी एक जीन का एक एलील उसी जीन के दूसरे एलील के लक्षण को प्रकट होने को रोक देता है, उसको संदमित करता है, जबकि यहाँ पे किसी एक जीन का एलील किसी दूसरे जीन के एलील को उसको संदमित करता है। प्रभाविता जो है वो हमेशा डोमिनेंट एलील के कारण होती है, अर्थात डोमिनेंट एलील की उपस्थिति में एक रेसेसिव एलील अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता, जबकि प्रबलता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर किसी एक जीन का डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक जीन का रेसेसिव एलील किसी दूसरे जीन के किसी भी एलील के लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता। तो यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रकार की जो एपिस्टेसिस है वो पाई जाती है, प्रबलता पाई जाती है। तो प्रभाविता और प्रबलता में ये हम अंतर देख सकते हैं। प्रभाविता है वो एक एलेलिक इंटरेक्शन है, जबकि प्रबलता है वो एक नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। प्रबलता के बाद में जो लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर हम द्विसंकर संकरण के अनुसार ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो जीन की जनरली हम बात करते हैं, दो जीन उसमें भाग लेते हैं, लेकिन लक्षण कोई एक ही प्रदर्शित होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम द्विसंकर संकरण प्रयोग करते हैं तो हम किसी दो लक्षणों की बात करते हैं। जैसे मटर के जो बीज के आकार और बीज के रंग की बात की थी, तो यहाँ पर दो लक्षण थे, पीला व गोल या पीला व झुर्रीदार। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्रबलता की बात करेंगे या दूसरे किसी जीन इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पर लक्षण कोई एक ही होगा, लेकिन जीन दो भाग लेंगे और वो दोनों जीन मिलकर उस लक्षण प्रारूप को तय करेंगे। लेकिन उनके जो जीनोटाइपिक जो रेशियो हैं वो जीनोटाइपिक रेशियो उसी प्रकार प्राप्त होंगे जैसे हमने द्विसंकर संकरण प्रयोग में प्राप्त किए थे। प्रबलता जो है वो कितने प्रकार की होती है, उसमें मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ वह है प्रभावी प्रबलता अर्थात डोमिनेंट एपिस्टेसिस। प्रभावी प्रबलता जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जब किसी एक जीन का कोई प्रभावी एलील या डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन के लक्षण प्रकट होने को रोक देता है तो उसे प्रभावी प्रबलता कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी एक लक्षण निर्माण के दौरान दो जीन भाग लेते हैं, जिसको हम जीन ए और जीन बी के द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि उन दोनों के मध्य इस प्रकार की अंतःक्रिया है
कि यहाँ पर कैपिटल ए यानी जीन ए का जो डोमिनेंट फॉर्म है वो जीन बी पर प्रबल है, अर्थात जीन बी के डोमिनेंट एलील पर प्रबल है। अर्थात जब भी जीन ए मौजूद होगा, जीन ए का लक्षण ही प्रकट होगा, जीन बी का लक्षण प्रकट नहीं होगा। जीन बी का लक्षण तभी प्रकट होगा जब जीन ए की जो दोनों कॉपी हैं वो रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होगी, अर्थात स्मॉल ए होगा, तब जीन बी का लक्षण प्रकट होगा। और जब चारों ही एलील या दोनों ही जीन अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होंगे, तब फिर तीसरा ही लक्षण प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए कि किसी पादप में पुष्प निर्माण में ये दो जीन भाग लेते हैं। जीन ए है वो पुष्प के रंग को बैंगनी बनाता है, यानी जीन ए के कारण पुष्प का रंग बैंगनी बनता है, जबकि जीन बी है वो पुष्प के जो रंग है उसको लाल बनाता है, अर्थात जीन बी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करता है जिससे पुष्प का रंग जो है वो लाल हो जाता है। लेकिन जब भी कैपिटल ए मौजूद होगा, पुष्प का रंग बैंगनी ही होगा। लेकिन जब जीन ए अपने दोनों रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होगा, अर्थात स्मॉल ए की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में कैपिटल बी की उपस्थिति में पुष्प का रंग लाल हो जाएगा। लेकिन जब दोनों रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होंगे, तब पुष्प का रंग है वो सफ़ेद प्राप्त होता है। तो जब हम इसके मध्य ऐसे दो पादपों के मध्य संकरण करवाते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेरेंट ए जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो हम कह सकते हैं कि उसका लक्षण प्ररूप पर्पल कलर होगा, क्योंकि पुष्प का रंग बैंगनी होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए मौजूद है। एक दूसरा जो पेरेंट है जिसमें स्मॉल ए कैपिटल बी है, तो यहाँ पर कैपिटल ए एब्सेंट है, अर्थात जो प्रबल जीन है उस प्रबल जीन की अनुपस्थिति में अब जो हाइपोस्टैटिक जीन है कैपिटल बी वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, और ऐसी स्थिति में पुष्प का रंग लाल प्राप्त होगा। तो ऐसे जो दो पेरेंट हैं उनके मध्य अगर हम संकरण करवाएं, तो F1PD में सारे जो पादप हैं या जो सारे जो जीव हैं वो विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस प्राप्त होते हैं, और दोनों स्थितियों में ये विषम युग्मजी हैं। इसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है, और ऐसे जो जीव हैं उनका लक्षण प्ररूप हम बता सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ए मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में जो पुष्प का रंग होगा वो पर्पल होगा, बैंगनी होगा। अब जब ऐसे पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया जाए, तो जैसे हमने द्विसंकर संकरण प्रयोग के दौरान जैसे चार्ट बनाया था, वैसे हम चार्ट बनाएंगे। जो प्रत्येक जो युग्मक बनाने वाली कोशिका है उससे 4 प्रकार की युग्मक बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। इसी प्रकार से मादा युग्मक बनेंगे। जब इन युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो ये जाइगोट्स बनेंगे। 9 प्रकार के जाइगोट यहाँ पे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्येक जाइगोट का जो जीनोटाइप है, अब उससे हम जो प्रबलता का जो सिद्धांत हम अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पे हम उनका जब फिनोटाइप जब हम निर्धारित करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी कैपिटल ए मौजूद हो, चाहे वो सिंगल कॉपी में हो या डबल कॉपी में, ऐसी स्थिति में पुष्प का रंग पर्पल ही होगा, बैंगनी ही होगा। लेकिन जब स्मॉल ए मौजूद होता है और कैपिटल बी अकेला ही हो तो पुष्प का रंग बैंगनी होगा, और जब दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में हो, अर्थात स्मॉल ए स्मॉल बी हो, तो पुष्प का रंग वाइट या सफ़ेद होगा। तो इसके आधार पे जब हम इनका फिनोटाइप देखते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो 12:3:1 प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक 16 जो जाइगोट जो बनते हैं उस प्रत्येक 16 जाइगोट में से 12 ऐसे होंगे जिनके पुष्प का रंग 12 बैंगनी होगा, 3 ऐसे होंगे जिनके पुष्प का रंग लाल होगा, और 1 ऐसा होगा जिसके पुष्प का रंग सफ़ेद होगा। तो ये हम उसके मध्य जो प्रबलता है, यानी कैपिटल ए की प्रेजेंस में कैपिटल बी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता, इस कारण से इस प्रकार के फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होते हैं। अब हम जब इसको समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, तो हम इसको इस पाथवे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये समझना होगा कि कैपिटल ए एक जीन है, एक युग्म विकल्पी है, जो एक ऐसे एंजाइम का निर्माण करता है जो एक क्रियाधार पर क्रिया करता है। वह क्रियाधार एक श्वेत कलर देने वाला है, एक वाइट जो कलर देने वाला सबस्ट्रेट है। लेकिन जब वो एंजाइम ए उस पर क्रिया करता है तो वह जो वाइट सबस्ट्रेट है वो पर्पल प्रोडक्ट में बदल जाता है, अर्थात उस एंजाइम ए की क्रिया के कारण जो श्वेत क्रियाधार है वो बैंगनी उत्पाद में बदल जाता है। उसी प्रकार जो जीन बी है जो एक अलग लोकस पर स्थित है, वो भी एक एंजाइम का निर्माण करता है जिसको हम एंजाइम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब एंजाइम बी उसका भी क्रियाधार वही है
जो एंजाइम ए का क्रियाधार है। लेकिन जब एंजाइम बी उस क्रियाधार पर क्रिया करता है तो उत्पाद जो है उसका कलर लाल होता है, यानी लाल रंग में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि एंजाइम ए और एंजाइम बी दोनों का क्रियाधार एक है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव हैं। लेकिन एंजाइम ए है वो उसकी बंधुता एफिनिटी सबस्ट्रेट से ज़्यादा है, इसलिए दोनों एंजाइम की उपस्थिति में भी जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम ए का बनेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होने से वह सबस्ट्रेट से एक ज़्यादा एफिनिटी के साथ जुड़ता है और वो उसको पहले ही बैंगनी उत्पाद में बदल देता है। लेकिन जब एंजाइम ए अनुपस्थित होता है, अर्थात उसका निर्माण करने वाला जो जीन कैपिटल ए है वो अगर नहीं हो, उसका रेसेसिव फॉर्म मौजूद हो, ऐसी स्थिति में एंजाइम बी फिर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और लाल उत्पाद या रेड प्रोडक्ट बनाता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ भी स्मॉल ए मौजूद होगा वहाँ एंजाइम ए नहीं बनेगा। एंजाइम ए की अनुपस्थिति में फिर एंजाइम बी जो है वो बनेगा, क्योंकि कैपिटल बी मौजूद है। तो एंजाइम बी एंजाइम ए की अनुपस्थिति में क्रियाधार से जुड़ता है और उत्पाद का रंग या पुष्प का रंग लाल प्राप्त होता है। लेकिन जब दोनों ही एंजाइम अनुपस्थित होंगे, यानी दोनों ही जो जीन है वो अपने रेसेसिव फॉर्म में मौजूद होंगे, ऐसी स्थिति में ना बैंगनी उत्पाद बनेगा ना लाल उत्पाद बनेगा और श्वेत क्रियाधार के कारण वो पुष्प का रंग सफ़ेद ही प्राप्त होता है। तो ये एक इस प्रकार से हम उसको कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों जीन क्रिया करते हैं, कौन सा जीन किस पे प्रबल है और किस प्रकार से उनके उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये एक प्रभावी प्रबलता का एग्जाम्पल है। आपको ध्यान में रखना होगा जब भी डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात की जाती है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 12:3:1 प्राप्त होगा। उनके बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार का उसको समझना होगा। अब आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, कोई भी 2 जीनोटाइप दिए जा सकते हैं और उनके मध्य आपको कहा जा सकता है कि संकरण प्रयोग करवाइए और ज्ञात कीजिए कि उनके जो नई संतति प्राप्त होगी उसमें किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे, उनका रेशियो क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स में से कोई भी 2 जीनोटाइप उठाकर आपको कह दिया जाए कि उनके बीच में संकरण करवाइए, तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको आनुवंशिकी की जो मूलभूत जो बातें हैं उसका आपको पता है। तो आगे मैं जीन इंटरेक्शन के जो दूसरे टॉपिक हैं उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।